जय हिंद साथियों, वेलकम टू VCR क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th का जो कि हम लोग का विज्ञान से चैप्टर हमारा एक का पहला ही चैप्टर का है, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न को लगाएंगे और एग्जाम से ये संबंधित है। एग्जाम में आप लोग का 100% आएंगे ही आएंगे। इससे आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। आप लोग को यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अभी हम लोग पहला ही प्रश्न जानते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं है? कागज का जलना, बर्फ का पिघलना, या फिर लोहे में जंग लगना, या फिर भोजन का पचना। आप लोग यहाँ देखिएगा, ध्यान से बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, जो निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन से नहीं है? नहीं यदि देखिएगा तो यदि देखिएगा तो यहाँ हमारा ये आ जाता है बर्फ का पिघलना, क्योंकि बर्फ का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया होती है, न कि रासायनिक अभिक्रिया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी कि अभिक्रिया से पहले के पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिक्रिया से पहले पदार्थ को यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले वाले जो पदार्थ होते हैं क्या कहते हैं? ऑप्शन है अभिकारक, उत्पाद, तत्व या फिर यौगिक। जल्दी से बताइएगा आप लोग। देखिएगा इसका सही आंसर की ओर हम बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकारक। अभिकारक कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि ये अभिकारक जो होते हैं वो प्लस होते हैं। ये अभिकारक जैसे ही अभिक्रिया करता है यानी अभिकारक जो होता है ना, दो या फिर दो से ज़्यादा हो सकते हैं, और यही सारा अभिक्रिया करने के पश्चात ये दोनों आपस में अभिक्रिया करने के पश्चात हम लोग का जो बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। ये आप लोग याद रखिएगा, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया के पश्चात जो निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण का ऑप्शन है सही है? आप लोग याद रखिएगा, H2 प्लस O2 तीर का निशान H2O, Fe प्लस O2, Fe2O3, यहाँ है CHCO3, CH प्लस CO2, HCl प्लस NaOH तीर का निशान NaCl और H2O। यहाँ बताना है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें किसी न किसी प्रकार का, यहाँ देखिएगा H हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या जो देख रहे हैं 2 है और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। यहाँ भी देखिए Fe हमारा यहाँ 1 है और यहाँ Fe हमारा 2 है, जो कि हमारा ये भी नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा CH यहाँ है, CH यहाँ है, CO3 यहाँ, CO2 यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ देखिए H एगो और H एगो, 2 हो गया H, यहाँ O एगो है तो O एगो हो गया। Cl यहाँ देखिएगा, Cl यहाँ एगो है तो यहाँ भी Cl एगो, Na यहाँ एगो है तो यहाँ Na, यानी कि यही वाला आंसर सही हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए आप लोग को बीच में एक बार बता दें फिर से कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हेल्पफुल लगेगा तो आप लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और यदि आप नए देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब में आप लोग का कुछ नहीं जाएगा, इसमें फ़ायदा ही होगा। आप लोग को जब भी यह नए वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोग के पास समझ में, आप लोग के पास दिखाई दे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है समीकरण 2H2 प्लस O2 तीर का निशान 2H2O द्वारा किस प्रकार के प्रतिक्रिया दर्शाई गई है, यानी किस प्रकार के प्रक्रिया दिखाया गया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कौन सा अभिक्रिया है। आप लोग जैसे ही प्रश्न को देखते हैं ना, आप लोग खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जब ये आंसर हम बताएंगे तो वो उसमें आपको क्लियरिफाई हो जाएगा आप लोग का। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ कि H2O प्लस O2, यदि हम यहाँ 2 लगा दें तो अच्छा रहेगा, संतुलित हो जाएगा। तो ये जगह 2H2O जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? देख पा रहे हैं 2 अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। आप लोगों को परिभाषा पता होगा कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का क्या होता है। यानी कि यदि हम बात करें अभिक्रिया यदि कराते हैं, अभिक्रिया कराएंगे और उत्पाद जैसे ही बनाएंगे, उत्पाद बनाने पे अभिक्रिया में क्या होगा, यानी द्रव्यमान का क्या होगा। आप लोगों को याद होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से बताया जाता है कि द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। इसका अर्थ ये होगा कि द्रव्यमान वही रहेगा जो पहले था। तो यहाँ बताया जा रहा है इससे वृद्धि होती है, नहीं, यह घटता है, नहीं, यह वैसे ही रहता है, हाँ बिल्कुल, यह वैसे ही रह जाएगा, यह वैसे ही रह जाएगा। ठीक है ना। आप लोगों को उम्मीद है ये सारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यहाँ बोला गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, आप लोग याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि जब हमें अभिक्रिया कराते हैं, जब कोई हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा का वृद्धि होता है, अधिक ऊष्मा का वृद्धि होता है, ऊष्मा अधिक बढ़ता है, ऊष्मा अधिक वहां से निकलता है, तो हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो उसमें क्या कर रहा है, वे गर्मी का अवशोषण करता है, अवशोषण मतलब था ग्रहण कर लेना, घटा देना, और यहाँ क्या था, वे गर्मी छोड़ता है, तो गर्मी छोड़ने वाली ये प्रक्रिया हो जाएगी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा गर्मी छोड़ता है, गर्मी छोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच की जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी। यानी कि यहाँ कहा गया है NaOH और प्लस में HCl की जो प्रक्रिया कराएंगे, यानी कि अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा। आप लोग याद रखिएगा NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ देखिएगा Na हमारा प्लस में होता है और OH होता है माइनस में, और उसी प्रकार से H प्लस में और Cl माइनस में, Cl चला जाएगा Na के पास, OH चला जाएगा यानी कि H के पास, तो यहाँ पर जाएगा NaCl प्लस H2O, क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा NaCl प्लस H2O। याद रखिएगा ये हमारा जो होता है ना वो लवण होता है, क्या होता है, लवण होता है। आप लोग याद रखिएगा जब भी कोई अभिक्रिया जब कराते हैं अम्ल के साथ कराते हैं, यानी कि जब वो क्षार की सब अभिक्रिया, जब क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है, क्या होता है, लवण का निर्माण। ये हमारा Na जो Cl है ना ये लवण है, और साथ ही साथ हमारा क्या निकल के आया, जल निकल के आया। H2O क्या होता है, जल होता है, क्या होता है, H2O का रासायनिक सूत्र जल का है। ठीक है ना। उम्मीद है ये सारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। देखिए यहाँ भी वही आता है NaClOH, NaClH2O, NaClH2O। ठीक है ना। चलिए अभिक्रिया आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है कि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान द्रव्यमान का क्या होता है। अभी जस्ट बताए थे रासायनिक प्रतिक्रिया जब कराते हैं तो द्रव्यमान क्या क्या होता है, वह बढ़ता है, वह घटता है, वह वही रहता है, यह भिन्न होता है। तो क्या हो जाएगा, वह वही रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह वही रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, जब जिंक धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा दी जाती है तो कौन सा गैस बाहर निकलता है। आप लोग याद रखिएगा Zn की अभिक्रिया जब कराते हैं H2SO4 के साथ तो कौन सी गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ देखिएगा फिर से यदि हम बात करें तो Zn जो होता है ना वो हमारा धन होता है, यानी कि बात करें ये हमारा धातु होते हैं, और H2 और इधर बात करें SO4 की तो ये ऋण होते हैं, ये धन होते हैं, ये चला जाएगा इधर की ओर, तो हम इसे बनाएंगे ZnSO4 प्लस H2, यानी कौन सा गैस बाहर निकल के आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, तो ये सही हो जाएगा इसका हाइड्रोजन गैस। उम्मीद है ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का सूत्र कौन सा है। निम्न में से उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है। उदासीनीकरण का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करने के बाद ना तो उसमें अम्ल की मात्रा रह जाती है ना तो उसमें क्षार की मात्रा रह जाती है, और इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो चलिए जानते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ अभी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ बताया गया 1 नंबर में दिखाया गया अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके यानी कि धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो वो हमारा क्या बनाता है,
लवण और जल बनाता है। कुछ देर पहले ही हम लोग जब पढ़ रहे थे NaOH और तीर का निशान बताया, NaOH HCl के साथ अभिक्रिया कराए थे। याद होगा कि ये हम बताए थे क्षार है और ये अम्ल है। क्षार के साथ अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ बताए थे ये होता है लवण और जल होता है, लवण और जल होता है। तो यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जब कॉपर 2, याद रखेंगे, जब कॉपर 2 का मतलब था Cu2 जो लिखा था उसको ऑक्साइड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर दी जाती है तो बताइए कि क्या बनेगा। यानी कि इसका आंसर जो है क्या ये बनेगा CuSO4H2O या फिर CuOH का होल 2 H2O या फिर CuSO4O2 या फिर CuOH2O। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा CuSO4H2O, यानी क्या हो जाएगा CuSO4H2O। याद रखेंगे आप लोग, इसमें जो अभिक्रिया होगा CuO प्लस यहाँ हो जाएगा क्या H2SO4। आप लोग याद रखिए फिर से, कॉपर क्या धातु होता है और ऑक्साइड अधातु होते हैं। अब जैसे ही इसकी अभिक्रिया हम इसके साथ कराएंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। तो जैसे ही आते हैं तो यहाँ हो जाएगा CuSO4 प्लस H2O, ठीक है ना, CuSO4H2O याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। बोला क्या 2Na प्लस Cl तीर का निशान NaCl, CaCO3 तीर का निशान CaOH2 और फिर Na2SO4 प्लस BaCl2 और ऐसे बनेगा 2NaCl और BaSO4। फिर यहाँ दिया है 2H2O तीर का निशान 2H2 प्लस O2। तो इसमें सबसे रासायनिक अभिक्रिया जो होगा अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, ये जो होता है ना BaSO4, ये अवक्षेप के रूप में ये बाहर रह जाता है, बाहर में बच जाता है ना। तो ये क्या कहलाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। याद रखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेप के रूप में कुछ निर्माण होता है, अवक्षेप के रूप में कुछ बच जाता है तो उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसका सहायता से हम जिसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी किसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ क्या होगा, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ देख रहे हैं जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका रंग कलर जो होती है बदल जाती है, तापमान में वृद्धि होती है या फिर घट जाती है, या फिर अवस्था में बदल जाती है, या फिर ठोस द्रव गैस में बदल जाते हैं। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक ये आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, जब किसी प्रकार के जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, यहाँ भी देखेंगे पदार्थ जिसमें रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन होता है, पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन ना हो, जो नए पदार्थ का निर्माण करे, या फिर ए और सी दोनों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ए नंबर और सी नंबर ये दोनों ही हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर डी नंबर का यानी ए और सी दोनों ही हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, हम थोड़ा पीछे करते हैं इसे। बिल्कुल आगे हमारे यहाँ आया था, बोला है कि अभिकारकों को, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम फिर से इसे ठीक कर देते हैं। अभिकारकों को यहाँ बताया गया है कि अभिकारकों को किस ओर रखा जाता है। अभिकारक याद रखेंगे, ये है हमारा अभिकारक। अभिकारक को किस ओर रखा जाता है, दाईं या बाईं। तो उत्पाद यहाँ है उत्पाद। आप लोग देखिएगा, ये अपने आप को समझिएगा, और अपने आप यदि इस प्रकार से खड़े हैं तो आपका दाहिना इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से खड़े हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से खड़े हैं तो आपका दाहिना इधर, बायां इधर। तो यदि दाहिना इधर है तो आप लोग अभिकारक किधर, तो इसी समझिएगा कि अभिकारक किधर होते हैं। तो अपना ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब इधर मुंह की ओर करे हैं तो दाहिना इधर, लेकिन यदि हम देख रहे हैं, यदि हम अपने कॉपी को देखते हैं तो उस समय हम जो है ना, हमारे हाथ जो होते हैं इधर की ओर होते हैं बायां और इधर होते हैं दायां। यानी कि देख पा रहे हैं, कॉपी की तरफ देखेंगे ना तो इधर हो जाता है बायां और इधर हो जाता है दायां। तो इसीलिए हम कहेंगे क्या, हमारा जो यानी कि बात करें
बात करें हम लोग बाईं ओर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाईं ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी भी जैसे बराबर का चिन्ह देते हैं ना, बराबर के चिन्ह के इधर हमारा होता है LHS और इधर होता है RHS, तो हमारा ये अभिकारक किधर होता है, तो अभिकारक हमारा बाईं ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक यानी कि अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या उसे परिणामी कहते हैं, क्या उसे उत्पाद कहते हैं, या फिर ए बी दोनों कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, परिणामी का मतलब ही वही होता है जो हम लोग अभिक्रिया करें ना, अभिक्रिया करने का परिणाम जो मिला है उसे ही परिणामी बोलते हैं, और उत्पाद भी हम लोग उसी को कहते हैं जो अभिक्रिया करने के बाद मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा ए बी दोनों। परिणामी भी बोल सकते हैं और उत्पाद भी बोल सकते हैं। उत्पाद बेहतर होता है लेकिन दोनों ही बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोला है कि अभिक्रिया के परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है? यानी कि देखिए, कहने का मतलब है कि अभिक्रिया में परिस्थितियों को दिखाने के लिए जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये सारे चीज़ों को कहाँ दिखाया जाता है? आप लोग देखेंगे यहाँ जैसे मान लेते हैं अभिकारक लिखते हैं, अभिकारक लिखे तो, और इधर क्या है उत्पाद लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो करते हैं ना, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, उत्प्रेरक को यहाँ लिखते हैं, उत्प्रेरक को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो इसीलिए हम बोला है कि तीर के निशान के नीचे, तीर के निशान के ऊपर, तीर के दाईं ओर, ये दाईं ओर नहीं होगा, बाकी ये दोनों ही होगा, ए और बी दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि हम कभी उत्प्रेरक को ऊपर में लिख देते हैं, कभी उत्प्रेरक को नीचे भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा दाईं, नीचे और ऊपर दोनों ही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताया कि उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें ये कल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं? याद रखिएगा, यहाँ मान लेते हैं एक छोटा सा कुछ लकड़ी का टुकड़ा है या फिर कोई भी प्रकार के कांच के ही टुकड़े हैं। अब ये एकल है, अब इस पर हथौड़ा डाल दिया, तो हथौड़ा डालने पे क्या होता है, ये टूट कर अलग अलग टुकड़े में टूट गया। तो अलग अलग टूट गया मतलब वियोजन हो गया, टूट गया, है ना, वियोजन हो गया। तो यहाँ बोला है कि वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया जो है यही सही हो जाएगा, क्योंकि एकल अभिकर्मक टूटकर जब दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला जानते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बोला है कि अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, याद रखेंगे, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? जब अभिक्रिया में ऊष्मा का वृद्धि होता है, जब ऊष्मा का क्या हो जाए, ऊर्जा का क्या हो जाए, ऊर्जा का जब वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये नहीं होगा, अवशोषण मतलब खींच लेना, खींचना ही रहता है। बोला है कि अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्पन्न होता है, उत्पन्न मतलब था बढ़ना, तो उत्पन्न हो रहा है, तो हम लोग बी नंबर का आंसर सही कहेंगे। क्या कहा है इसमें, सॉरी यहाँ ऊष्माशोषी लिखा था, हम ऊष्माक्षेपी लिख दिए हैं, बता दिए। याद रखिएगा, यहाँ बोला है कि अभिक्रिया जिसमें तत्व का, ये कहाँ चले आए, हम पीछे आगे चले गए, फिर से थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। यहाँ बताया गया था ऊष्माशोषी, हम ऊष्माक्षेपी बता दिया, सॉरी गलती हो गया। इसमें क्या ऊष्माशोषी का है, ऊष्माशोषी मतलब था अवशोषण कर लेना, घटा देना, तो यहाँ ऊष्माशोषी का अभिक्रिया हो जाएगा, ये वाला ए नंबर का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया जिसमें एक तत्व उत्पाद तत्व को उसके विलयन से हटा दें तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ देखिएगा, ध्यान से फिर से एक बार समझते हैं कि अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा दें तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि अभिक्रिया यहाँ अभिकारक है, और अभिक्रिया से क्या कर, अभिक्रिया करने के बाद यहाँ से हटा दिया, बाहर कर दिया और कुछ उत्पाद बना दिया, तो इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि क्या करा, ये अभिक्रिया में करके इसे विस्थापित कर दिया, हटा दिया, हटा देना विस्थापन करना के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है? उपचयन याद रखिएगा, हम लोग की जब अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो एक अभिक्रिया होता है उपचयन और एक होता है अपचयन, और उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को दोनों को मिला दें ना, तो ये दोनों ही अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं,
रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिए ये सारे बातों को। तो यहाँ कहा गया है कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब ऑक्सीजन का हंस होता है, जब ऑक्सीजन की बोले कि जब हाइड्रोजन का हंस होता है, या फिर जब ये भी दोनों, याद रखिएगा, यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन का हंस हो रहा है, ये दोनों ही स्थितियों को हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। और यदि हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, यदि हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो इसमें अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन। याद रखेंगे, अपचयन अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी, और उपचयन के लिए हाइड्रोजन की कमी होगी और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। याद रखिएगा ये बातों को। अब उपचयन के लिए हाइड्रोजन की वृद्धि, फिर से एक बार सुनाते हैं। उपचयन अभिक्रिया यदि हो रहा है तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। और अपचयन यदि अभिक्रिया है, अपचयन के लिए हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अच्छा, इसमें सही आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास कुछ अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।